नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के एक मकान में 5 की संख्या में अपराधी लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो लगातार बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जब 200 राउंड से कम गोलियां नहीं चलती हों। साथ ही साथ पटना में कई जगह फरन की भी घटनाएं सामने आई हैं। थाना में हिरासत में लोगों की पिटाई हुआ करती है, मौत होती है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। एक क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तो अचेत हैं, उनको इन सभी मामलों से कोई लेना देना है नहीं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। तो विश्वसनीयता जो चुनाव आयोग की है वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है जो भी पॉइंटर्स क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, तो विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करे, विपक्ष को सेटिस्फाई करे, या और कोई बात होती है, शिकायत होती है, तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाते। आप देखिएगा पूरी तरीके से जब मैच होता है तो दो टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए, दर्शक भी नहीं बन गए। अंपायर तो दूर की बात है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर की तरह काम कर रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा बिहार में जब 20 का जो चुनाव हुआ था, तो पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले दिन जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने की। काउंटिंग को रुकवाया गया, 5 बजे रुकवा दिया गया, हम लोग जीत रहे थे, और रात के 2-2 बजे तक जो है इन लोगों ने डिक्लेयर किया। जो कई सीटों पर बेईमानी हुई, हमारे कई जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग को कोई लेना देना इस बात का नहीं रह गया। तो ये चुनाव आयोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं, ये कैंसर की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। राजीव कुमार जो आउटगोइंग इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है लूजर थे और वो हमें ब्लेम नहीं करे। कौन ब्लेम क्यों नहीं करेगा भाई? बेईमानी करोगे तो ब्लेम कौन नहीं करेंगे? करेंगे, एकदम करेंगे। आप उसका तार्किक जवाब दीजिए। जो पॉइंटर क्वेरीज होती है उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। आप तो उसका जवाब ही नहीं देते। तो कोई भी बने हैं नहीं बने, जो बने हैं, हम चाहेंगे कि संविधान, नियम, कायदा से चले, ना कि कोई पार्टी का चीयर लीडर या पार्टी का सेल बन करके काम करे। तो ये काम होना चाहिए। और जब हम लोगों की सरकार कभी भी जब बनेगी केंद्र में, तो हम लोग जीतने के बाद जो है ईवीएम को खत्म करेंगे। आपके बयान पर नित्यानंद राय ने कहा है कि लालू जी की तुलना कर्पूरी जी से करना बेकार है, और लालू जी को भारत रत्न क्यों दिया जाए, जंगल राज के लिए दिया जाए। यही बात, यही बीजेपी की यही तो मानसिकता है। उस समय कर्पूरी जी जब जीवित थे तो ये लोग गाली देते थे। अंबेडकर जी को इन लोगों ने जो है गाली देने का काम किया, कर्पूरी जी को गाली देने का काम किया। उनको अभी नहीं ना बुझाएगा। जो भी महापुरुष है, चाहे अंबेडकर जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न मिला, कर्पूरी जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न कर्पूरी जी को मिला। तो जो भी महापुरुष है, उनकी कुर्बानी क्या रही है, समाज में क्या योगदान रहा है, बाद में पता चलेगा। उस समय जो भी पक्ष या विपक्ष में रहेगा, उस समय लालू जी के लिए मांग भी होगी और लोग देने का भी काम करेंगे। भारत में जो विरोध कर रहे हैं, तो कर्पूरी जी को गाली कौन देता था? नारा आप लोग भी जानते हैं। जब आरक्षण लागू किया गया था, वो नारा तो हम लोग अपने जुबान पे ला भी नहीं सकते। इतनी गंदी बात, गंदा गंदा नारा ये भाजपा के लोग लगाते थे, लेकिन देना पड़ा ना भाई। आज बताओ, इनको तो बोलना चाहिए। ये वही है ना जो जातीय जनगणना मना किए थे,
हाउस में नहीं होगा। वो लोग क्या बात करेंगे? क्या इन लोगों को कर्पूरी जी की बात को पता है? लोग आरएसएस के स्कूल में पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को लेना देना आरक्षण से, पिछड़ों के कल्याण से, अति पिछड़ों के कल्याण से, वंचित शोषित लांछित लोगों को मुख्य धारा में लाने से इन लोगों को क्या मतलब है? इन लोगों को अपना टीटीएम करना है। जो मोदी जी बोलेंगे स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाएंगे, सिट डाउन तो सिट डाउन हो जाएंगे। इन लोगों का कोई वैल्यू है? लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती। प्रतिदिन जो है पटना में हर जगह अपहरण हो, कई जगह आप देख थानाओं में हिरासत में लोगों की पिटाई होती है, मौतें होती है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो एक क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर। हम बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तो अचेत हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जितना लिख करके देगा अधिकारी खास लोग। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के मंत्री कृष्णानंदन पासवान ने लोजपा सांसद और जदयू विधायक की लड़ाई को लेकर कहा कि यह उन लोगों की आपसी लड़ाई होगी, लेकिन हमारे गठबंधन एकजुट है। जिस प्रकार से एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंच रहे हैं, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। और 2025 में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। विपक्ष जो है मुद्दा विहीन राजनीति कर रहा है। हमको नहीं लगता है जो कौन समय आएगा। लालू जी घोटाला से जाने जाते हैं। सबसे बड़ी घोटाला बिहार में लालू जी के शासन में हुई थी। ऐसा घोटाला जो लोगों ने सुना तो शर्मसार हो गया। सांड और भैंसा स्कूटर पर ढोया गया था। और लालू यादव के शासन में अपहरण उद्योग चलता था। किसी का अपहरण हुआ, किसी जुआ का मोटरसाइकिल पकड़ाया, पता लगता था लोग कहाँ है, किस स्रोत से मिलेगा। और ऐसे लोगों को तेजस्वी जी कल्पना करते हैं कि भारत रत्न का उपाधि मिले। तो तेजस्वी यादव को एक तरह से कहिए कि अपरिपक्व राजनीति करने वाले लोग हैं। भारत रत्न की उपाधि ऐसा लोगों को कभी सोचा जा सकता है? कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से एनडीए गठबंधन के तमाम नेता एक हैं, एक मंच पर जा। अभी ने देखा कि एक चला था एनडीए के 5 प्रदेश के अध्यक्षों ज्वाइंट मीटिंग किया और तमाम जिलाओं में एनडीए कार्यकर्ता को मजबूत करने और जगाने का काम किया। लेकिन विपक्ष तरफ सवाल खड़े कर रहा है कि सांसद विधायक को धमकी देते हैं, विधायक सांसद को धमकी देते हैं। विपक्ष के पास अभी नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष का स्थिति आप देखिए। पहले महागठबंधन का बात लीजिए, महागठबंधन है कहाँ, विपक्ष है कहाँ। और आने वाला विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को एक समय में 22 सीट मिला था ना, 22 से कम घटकर 18-15 पर आ जाएंगे। विपक्ष समाप्त हो जाएगा बिहार। और लालू यादव के शासन में अपहरण उद्योग चलता था। किसी का अपहरण हुआ, किसी जुआ का मोटरसाइकिल पकड़ाया, तो पता लगता था लोगों को कहाँ है, किस स्रोत से मिलेगा। और ऐसे लोगों को तेजस्वी जी कल्पना करते हैं कि भारत रत्न का उपाधि मिले। तो तेजस्वी यादव को एक तरह से कहिए कि अपरिपक्व राजनीति करने वाले लोग। भारत रत्न की उपाधि वैसा लोगों को कभी सोचा जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खबर सासाराम से है। कल सीएम नीतीश कुमार सासाराम में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान आ रहे हैं, लेकिन उनके आगमन से पहले ही चिनारी के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता ललन पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे रोहतास तथा कैमूर जिले में भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा करें, क्योंकि बिहार के लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ऐसे में रोहतास तथा कैमूर की जनता भी चाहती है कि इलाके में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहाँ की जनता की मांग है। उन्होंने तैयारी का जायजा लिया और कहा कि बिहार में अगर भगवान के बाद किसी से कोई उम्मीद की जा सकती है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार है, और उन्हें विश्वास है सीएम नीतीश कुमार रोहतास तथा कैमूर के जनता की मांग को जरूर पूरा करेंगे। वह चाहते हैं कि इस इलाके में शिक्षा का विकास हो। पर्यटन के क्षेत्र में भी यह इलाका पहले से भी काफी विकसित रहा है।
ऐसे में इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बता दें, कल सीएम नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान रोहतास जिला आ रहे हैं। इस दौरान वे कई योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मंत्री जी बेहतरीन अपने काम के लिए चर्चित है। उत्तराखंड के बाद, केदार धाम के बाद, बैजनाथ धाम के बाद पहली बार मैंने गुप्ता धाम बड़ी राष्ट्रीय पर्यटक स्थल हो सकता है और असीम संभावनाएं हैं। मां मुंडेश्वरी, तारा चंडी धाम, तुतला भवानी, शेरगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला और करकटगढ़ में एक सर्किट माननीय मुख्यमंत्री जी बना देते और टाइगर रिजर्व का भी भारत सरकार ने घोषणा किया है, सर्वे हो रहा है और कई है यहाँ मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। और भारत सरकार से हमने कई बार हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहे कि यहाँ 4 जिलों को मिला के एक भी एम्स नहीं है, आज तक नहीं बना 75 वर्षों में। मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से एम्स बने और एक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और ये सबसे उपेक्षित इलाका रहा शाहबाद। यहाँ शेरशाह के बाद कोई ऐसा राष्ट्र नेता, राजनेता नहीं बना जो यहाँ का किस्मत बदल सके, यहाँ तकदीर तस्वीर बदल सके। नीतीश कुमार जी से उम्मीद है यहाँ मेडिकल कॉलेज सरकार का बनना चाहिए। और भभुआ में आज मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचे तो भभुआ और ये दोनों मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो और केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, एम्स का निर्माण हो, तब हम एक बड़े नेटवर्क से जुड़ पाएंगे। 10,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू, एक पैर टूट जाए, पत्रकार हो, विधायक हो, आम जनता हो, वकील हो, टूटेगा तो सीधे ट्रामा सेंटर मोहनिया BHU और इलाज के लिए भी सारे के सारे लोगों को इलाज के लिए एक्सीडेंट हुआ तो सीधे BHU। 4 जिले का सारा अस्पताल का दवा और नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यात्रा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान पता चला बिहार और गरीबी बढ़ी है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के आखिरी चरण में है। नालंदा, नवादा और पटना में तेजस्वी यादव अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव इस यात्रा में पता चला कि बिहार में गरीबी और बढ़ी है। इसी कारण में बहन योजना के तहत 2500 बिहार के गरीब परिवारों को रुपए देंगे। डोमिसाइल नीति पर उन्होंने एक विशेष व्यवस्था लाने को कहा है। बिहार के लोगों का पहला हक बिहार पर नौकरी हो। तेजस्वी बिहार के विकास में आने वाली चुनौतियों पर काम करने वाले हैं। रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय बजट में जो बिहार की योजना को माध्यम से पैसा दिया गया वो पुरानी चीज़ों को नए नाम से दिया गया है। बिहार के लोग कहीं भी हादसे में मरते हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है। बिहार को गुजरात के साथ खड़ा करने के लिए बिहार पर विशेष ध्यान देना होगा केंद्र सरकार को। मनोज झा ने बताया कि तेजस्वी के सामने बिहार को आगे बढ़ाने की बड़ी चुनौती है, मगर हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव की योजना बड़ी है और योजना बना रखी है। राजद प्रदेश जगदानंद सिंह के प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचने पर मनोज झा ने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है पार्टी में। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के एक सच्चे सिपाही हैं। जगदानंद अकेले एकांत में पार्टी के विकास के लिए सोच रहे हैं। जगदानंद सिंह हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, कुछ दिन में सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कल से बाद मैं आप सब लोगों से यहाँ मुखातिब हूँ। ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में बिहार चुनाव जो नज़दीक आएगा आपकी भी दिलचस्पी बढ़ेगी और हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे लगातार संपर्क और संवाद में रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मेरे दाहिनी ओर भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, विधायक आलोक मेहता जी, मेरी बाईं तरफ अजय सिंह जी, MLC बिहार विधान परिषद, उनके बगल में आरजू खान जी हमारे प्रवक्ता, मेरे दाहिनी ओर आलोक जी के बाद अरुण जी। कुछ चीज़ें मैं कुछ चीजें आपके समक्ष में रख देता हूँ। उसके बाद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश थी कि आप जो भी पूछना चाहें, जो भी सवाल आपको उद्वेलित कर रहे हों या राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष जानना चाहते हो, उस पर खुल करके बातचीत होगी। आपके समक्ष आने का आज 2-3 मुख्य मकसद था। पहला मकसद ये था कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी
अपनी आखिरी चरण की, इस पूरे दौर के आखिरी चरण की यात्रा पे आज निकल रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ, नहीं इसको बंद करो, मैं अब ये बेहतर है। तो नालंदा, नवादा और फिर पटना, तो इस चरण का समापन होगा, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर सारे जिलों के पंचायत स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ सीधे तौर पर संवाद, उनकी बातें सुनी, अपनी बातें उन्होंने बताई। बाकी अलग अलग हिस्सों में दल के लोग अलग अलग परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। एक चीज जो बिहार के सर्वेक्षण के मद्देनजर सबसे खौफनाक नजर आई थी, डरावनी, वो गरीबी का एक्सटेंट, और उन परिवारों, तकरीबन करोड़ के आसपास ऐसे परिवार थे जिनको सबलीकरण की आवश्यकता थी, आर्थिक सबलीकरण की। आर्थिक सबलीकरण के मद्देनजर हवा में नहीं, एक ब्लूप्रिंट के आधार पर माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह चिन्हित करना, लक्षित करना एक उद्देश्य माना गया। हमारा मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जिस योजना की घोषणा की है, उस राज्य में जिसको हम कहते हैं उपभोग, कंजम्पशन, अर्थव्यवस्था कंजम्पशन जनरेट करने से भी स्वचालित होती है, बेहतर होती है, उसके मद्देनजर उन्होंने इसकी घोषणा की है। और ये घोषणा मैं समझता हूं क्रांतिकारी बदलाव लाएगी कंजम्पशन पैटर्न में, और आर्थिक गतिविधियां जो मृतप्राय हैं, स्थिर हैं, उनमें भी तेजी आएगी। दूसरे, निम्न आय वर्ग को क्या कहें, मध्यम आय वर्ग भी बिजली की दरों से परेशान है, तो उसमें एक कटौती, अगर 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं लग रहा, तो ये एक बड़ी आबादी को बड़ा रिलीफ है, इसका कमिटमेंट है। तीसरा, उन्होंने इसी यात्रा के दौरान जो लगातार कहा, और जिसको आप सब भली भांति महसूस करते हैं, कि वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग जन पेंशन हो, 400 रुपये। 400 रुपये का अर्थ हुआ 13 रुपया 33 पैसा प्रतिदिन। 13 रुपया 33 पैसा, ये हास्यास्पद है, परेशान हाल करने वाला है। तो उसको 400 से चौगुना, लगभग राउंड फिगर 1500 रुपये। साथ ही उनकी पूरी कोशिश है, एक टीम से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिखा। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए, उस डोमिसाइल को लेकर के, ताकि कोर्ट में बाद में खारिज ना हो, तो हम चाक चौबंद व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके लिए भी चर्चा चल रही है, वो टीम से बात कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है, कि हमारे जो छात्र और युवा उस आयु वर्ग के जो 3 परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद चौथी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना है तो उधार लेना पड़ता है, उसको कैसे एक ना पड़ता है, उसको कैसे एक मुश्त चंद क्राइटेरिया के आधार पर रिलीफ दिया जाए, ताकि वो परीक्षा के प्रपत्र भर सके, छोटे मोटे ट्रैवल कर सके, और ये 1 टाइम 1 ईयर, अगर इस तरह की कोई व्यवस्था जो विशेषज्ञों से बात चल रही है, तो वो आपके समक्ष लेके आएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा है कई अवसरों पर, कि बिहार में हमारा राजनीतिक संघर्ष किसी दल से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा संघर्ष है बिहार की बेरोजगारी से। 20 का चुनाव अगर आप याद रखें, तो कितनों राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, लेकिन बिहार की आवाम ने मुहर लगाई नौकरी पे, स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतरी पे। बिहार की कृषि का संकट देश के बाकी हिस्सों के कृषि और कृषक संकट से अलग है। बिहार में छोटी जोत के किसान हैं, मध्यम जोत के किसान हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जिसको लेके जाए,
तो तेजस्वी जी का जो कहना है कि हमारे समक्ष बिहार की चुनौतियां ही से ही मेरा संघर्ष, उन चुनौतियों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे एक बेहतर बिहार की संकल्पना को सामने रखा जाए, कैसे ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से बिहार को मुक्त किया जाए। क्योंकि जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर से लेकर के राज्य के स्तर तक उनके अधिकारों की कटौती लगातार हो रही है। उसको कैसे बहाल किया जाए ताकि रिटायर्ड और सेवानिवृत्त अधिकारी पूरे बिहार को अपने चंगुल में न रखें। ये सारी चीजें पूरी यात्रा में लोगों के माध्यम से भी संदेश मिला, दाखिल खारिज को लेकर मिला, पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है आम आवाम में। वो सारे मुद्दे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि पार्टी ए किस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कर रही है, पार्टी बी क्या कह रही है। महत्वपूर्ण ये है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए, कि हम जो विकल्प लेके आना चाहते हैं वो आर्थिक समावेश का है, सामाजिक न्याय का है, आर्थिक सबलीकरण का है, सामाजिक सौहार्द का है। इसी के मद्देनजर सारी बात होती है। बजट पर एक लाइन बोलूंगा, फिर आपसे सवाल लूंगा। बिहार का बजट आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप फॉलो करते हैं। अभी 24 में चुनाव के बाद एक बजट आया और उसमें कुछ आवंटन हुए, और अभी 25 में एक बजट आया है, उसमें कुछ आवंटन हुए हैं। आप क्रमवार उन आवंटन को देख लीजिए, क्रमवार। या तो नए आवरण में रख दिया गया है या पुराने नाम को नया नाम कर दिया गया है। बिहार को आज की डेट में अगर क्या वजह है कि कुंभ के हादसे में मरे तो सबसे ज्यादा बिहारी, न्यू दिल्ली रेलवे जंक्शन पे मरे तो कौन? बिहारी। तिरुपुर तमिलनाडु मौत हो, कौन? बिहारी। तो ये जो पलायन, गरीबी का मिला जुला दंश है, इससे कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए भी बजट में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बिहार को आज विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। शायद जितनी जरूरत बंटवारे के वक्त में थी, जब झारखंड अलग हुआ, उससे रत्ती भर कम नहीं। जब तक वो व्यवस्था बहाल नहीं होगी तब तक बिहार गुजरात की श्रेणी में कैसे खड़ा होगा। हम तो गुजरात के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम जानते हैं गुजरात पे नजरें इनायत रहती है, गुजरात के महत्वपूर्ण लोग हर चीज गुजरात भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार पे वो नजर हो, और वो नजर अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। वो पैदा करना होगा, उसके लिए जहां तक होगा हम संघर्ष करेंगे। ये तेजस्वी जी ने कहा है, हमारे संसाधन के आधार पर, हमारी ताकत के आधार पर, लेकिन बिहार को इन चुनौतियों और इस संकट से हम बाहर निकालेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज बिहार का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। बिहार में 1 जनवरी से अब तक 99% बारिश की कमी बनी हुई है। वहीं बिहार का न्यूनतम और अधिकतम तापमान अब डबल अंक में आ गया है। बता दें कि इसका मतलब ये हुआ कि अब सर्दी काफी कम हो चुकी है। वहीं दिन का तापमान भी अधिकांश जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। दिन में चटक धूप भी देखने को मिल रही है। इस वजह से लोगों को हल्की गर्मी भी महसूस होने लगी है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। तो वहीं एक पश्चिमी विभोज भी एक्टिव है, इसलिए आसमान में कहीं कहीं आंशिक बादल भी दिख सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी भारत के पर्वतीय इलाकों पर पश्चिमी विभोज का आगमन हो चुका है। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान में चक्रवातीय परिसंरचना भी बन चुका है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ मैदानी भागों में हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। इसका असर 20 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगले 2 दिनों के बाद राज्य के कई हिस्सों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि, जबकि अधिकतम तापमान में 3
से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। आज यानी 18 फरवरी को पटना, जमुई, बांका, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर समेत कई जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा जा सकता है। हालांकि धूप निकलने से इसका असर खत्म हो जाएगा। वहीं पश्चिमी विभोज के प्रभाव से राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की गति की पछुआ हवा चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। आज बिहार का अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का जताया गया है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खबर राजधानी पटना से है, जहां कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रामलखन पथ पर अपराधी एक घर में घुसे। सूचना पर पुलिस ने घर को घेर लिया। मौके पर एसटीएफ की टीम भी पहुंची है। मौके पर एसएसपी पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5 से 6 की संख्या में घर में छिपे अपराधी, कई राउंड गोलियां चली। मौके पर एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अपराधियों की फायरिंग की सूचना मिली थी। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, बाद में आप लोगों को ब्रीफ। तो अभी क्या स्थिति, क्या कितने अपराधी थे सर? कोई संख्या अभी बताना मुश्किल है। कार्रवाई हो रही है, पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप लोग को ब्रीफ कर दिया जाएगा। घर में चले जाइए, बाहर मत रहिए। आप लोग से अनुरोध है, अंदर चले जाइए, घर में चले जाइए सब लोग। बाहर दिख रहे हैं आप लोग, जाइए आप अपने घर में जाइए, काम कीजिए आप लोग, भीड़ मत कीजिए आप। हेलो, वीडियो गिराओ ना। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।